हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में है अपना इंडिया ज्योग्राफी और ये है अपनी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6। अपन ने चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर 6 का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है कि सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वह इस कलाकृति और प्राकृतिक वनस्पति के बदले रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित, गिरिपाद होता है जो पर्वतों का जो स्थल भाग होता है, जैसे ये कोई पर्वत हो गया तो ये जो पर्वत का जो स्थल भाग होता है, ये वाला जहाँ पर पर्वत टिका होता है, इसको बोलते हैं गिरिपाद। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों व शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रोन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि पर छोटी छोटी घास व कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई है। अब सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो वहाँ की वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उनमें परिवर्तन होता जाएगा। जैसे जैसे यानी अगर अपन ये समझो कि अपन किसी भी स्थल पर जाए, चाहे हम अपन पहाड़ों पर जाए, मैदानों पर जाए, समुद्र में जाए, पर्वतों पर जाए, पठारों पर जाए और रेगिस्तान में जाए, सब जगह पर जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वो उस स्थल के अनुरूप हो जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। यानी वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर तो निर्भर करती ही है, लेकिन जो वहाँ की मिट्टी होती है और जो मिट्टी की परत, जैसे ढाल हो गई और अपना जैसे मिट्टी की परत हो गई, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, पठारी मिट्टी, उन सब के जैसे कारकों पर भी वनस्पति निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से पहला है अपना वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन व खुले वन विकसित होते हैं। यानी वन क्या होते हैं कि वो वृक्ष जो उपयुक्त तापमान का मतलब है 20 से 30 डिग्री एवं परिपूर्ण वर्षा वाले, यानी जहाँ पर वर्षा की उपलब्धता पूरी तरह से हो, हर साल वहाँ पर अच्छी बारिश होती हो, वाले क्षेत्रों में जो वन उगते हैं उनके आधार पर उनको सघन वन और खुले वन भी कहते हैं। यानी 2 प्रकार के वनों में बांट देते हैं। फिर दूसरा आता है अपना घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। यानी एक तो वन हो गए जो अच्छी बारिश होती है, लेकिन जो उससे कम बारिश वाले स्थल हो जाएंगे या उससे कम बारिश वाले जो अपने प्राकृतिक स्थल हो जाएंगे, जगह हो जाएगी, वहां पर आते हैं अपने घास स्थल। फिर आती है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। क्यों होती है कि जैसे देखो, पेड़ अपना भोजन बनाते हैं, पत्तियों के माध्यम से पत्तियां जो प्रकाश लेती है और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जल होती है, इन सब आपस में अभिक्रिया करके पेड़ अपना भोजन बनाते हैं। अब देखो, अगर किसी पेड़ पर ज़्यादा पत्तियां होंगी तो ज़्यादा जो जल है उसको अधिक जल की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर किसी की छोटी पत्तियां होंगी, पतली पत्तियां होंगी और ज़्यादा कांटे होंगे तो उसको भोजन बनाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होगी। इसलिए जो अपने मरुस्थल होता है वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, छोटी पत्तियों वाले पेड़ पाए जाते हैं, ना कि बड़ी पत्तियों वाले, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। सलीमा हिमालय की यात्रा का यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों
आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृष्ट काष्ठ वनों के बारे में अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। यानी ये अपनी पृथ्वी हो गई और ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री, और इधर हो गया उत्तरी ध्रुव, इधर हो गया दक्षिण ध्रुव। यानी सलीमा ने पाया कि हिमालय के क्षेत्रों में वो सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हुए मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव भी है। अगर वहाँ की जलवायु अलग होगी तो उस जलवायु के अनुरूप ही वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण और वहाँ प्रवास करने वाले जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं वनों में वनों के कितने प्रकार होते हैं वो भी देखते हैं। पहला प्रकार आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण का मतलब होता है गर्म, कटिबंधीय का मतलब होता है जो अपना पृथ्वी के ऊपर ये जो अपन ने अक्षांश बनाए थे, ये कर्क रेखा थी, ये मकर रेखा थी, फिर और एक और लाइन थी यहाँ पर अर्ध शुष्क या उष्णकटिबंधीय वाली। तो इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ये घने वन भूमध्य रेखा व उष्णकटिबंधीय के आसपास पाए जाते हैं। यानी ये हो गया अपनी पृथ्वी और ये होगी भूमध्य रेखा, तो ये वन है जो इस पट्टी के सहारे सारे पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर ये वन अधिकता से मिलते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए इनको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए पेड़ों के पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बारिश होती रहती है, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। यानी हमेशा हरी रहती हैं पत्तियां, तो इसलिए इन वनों को सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। यानी ये पेड़ होते हैं, जो ये वन होते हैं सदाबहार वन, ये इतने गहरे होते हैं कि दिन के समय में भी सूर्य का प्रकाश जो जमीन होती है पेड़ों के नीचे वाली वहां तक नहीं पहुंच पाता। ये पेड़ इतने गहरे होते हैं। आमतौर पर यहाँ दृढ़ यानी कठोर लकड़ी वाले वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनुस और महोगनी आदि पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? रोजवुड, आबनुस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों इनको बोला जाता है अमेजोन फॉरेस्ट, यानी अमेजोन के जंगल? अमेजोन के जंगल कहाँ पर है? ब्राजील में। और ये पृथ्वी के फेफड़े बोले जाते हैं क्योंकि जो पृथ्वी की पूरी ऑक्सीजन है उसका 25% ऑक्सीजन का उत्पादन अमेजोन के वन करते हैं। ये देखो, ये है अपने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं और कितने गहरे हैं कि जो अपना सूर्य का प्रकाश होता है वो नीचे जड़ों तक नहीं पहुंच पाता दिन के समय में। फिर बताया गया है कि एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, यानी अमेजोन के जंगलों में पाया जाता है। यह मगर यानी मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है। ये इतना शक्तिशाली सांप होता है या इतना बड़ा होता है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की। अब आपको पता लग गया होगा पर्णपाती से कि जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। जैसे अपने यहाँ पे, मैं जैसे अपने राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो अपने बसंत के मौसम में जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, और जैसे जैसे सावन स्टार्ट होता है वैसे वैसे इन पर नई पत्तियां आना स्टार्ट हो जाती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, यानी अपने यहाँ पर मौसमी परिवर्तन होता है। वही एक बार शीत ऋतु आएगी, फिर एक बार ग्रीष्म ऋतु आएगी, फिर एक बार अपने जो मानसून आएगा। 3 ऋतुएं आती हैं मेन प्रकार से। और जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। यानी गर्मियों के दिनों में जल संरक्षित रखने के लिए, यानी जल का जो उत्सर्जन है वो कम हो, उसके लिए ये अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, क्योंकि ये पत्तियों के माध्यम से ही पेड़ अपना भोजन बनाते हैं। जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में
पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ यानी जो कठोर लकड़ी होती है वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि। यानी जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया अपना साल, सागवान, नीम और शीशम। और इन प्रदेशों में या इन वनों में कौन से जानवर पाए जाते हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि। अब देखो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो इनकी पत्तियां गर्मियों के मौसम में पीली पड़ जाती हैं। ये बाघ हो गया, ये गोल्डन लंगूर हो गया और ये अपने हाथी हो गए। अब बात करते हैं शीतोष्ण सदाबहार वनों की। शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब होता है शीत प्लस उष्ण से मिलकर बना है शीतोष्ण, यानी जहाँ पे थोड़ी सी ठंड भी रहे और गर्मी भी रहे। सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चित्र 6.7 देखो ये ऐसे होते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, यानी जितने भी महाद्वीप है उनके जो पूर्वी किनारे होते हैं वहाँ पर ये वन अधिकतर पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ व यूकलिप्टिस जैसे दृढ़ व मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वनों की। सदाबहार पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली व पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कहाँ पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन? उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते थे। और अपन ने पहले पढ़ा था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो गर्मियों के मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ते थे। फिर ये है शीतोष्ण पर्णपाती वन जो सर्दियों के मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एस, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये हो गया फीजेंट और ये हो गया मोनाल। अब बात करते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति की। भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ होती है? ये अपने इस वाले 0 डिग्री अक्षांश के इस तरफ भी और इस तरफ भी। आप जान चुके होंगे कि महाद्वीपों के पूर्वी और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार व पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय प्रदेश पड़ा है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका व दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म व वर्षा वाली मृदु जो शीत ऋतुएं होती हैं, इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून व अंगूर जैसे नींबू वंश जो सिट्रस कैटेगरी के होते हैं वो फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। अब देखो जो भूमध्य सागरीय वृक्ष होते हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल व पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं, यानी इनकी पत्तियां और जो छाल हो जाती है वो मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, यानी जल का अवशोषण नहीं होता। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। यानी विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश। अब बात करते हैं शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं और इन्हें टैगा भी कहते हैं। टैगा किन्हें कहते हैं? शंकुधारी वनों को। और टैगा हमेशा ठंडे क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। सदाबहार यानी हमेशा इनकी पत्तियां हरी रहती हैं, ये अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग
लुगदी बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये जो इनकी लकड़ी होती है वो नरम होती है, जो सामान्य अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम कास्ट का उपयोग माचिस व पैकिंग के लिए बक्से बनाने में भी किया जाता है, यानी जो माचिस के जो पैकिंग आती है और बक्से आते हैं वो भी नरम कास्ट के बने होते हैं। अखबारी कागज भी नरम कास्ट का बना होता है, जो टैगा क्षेत्र में मिलती है या टैगा वनों से हमें प्राप्त होती है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ, यानी जो रूसी भाषा है उसमें टैगा का मतलब होता है शुद्ध या अनछुआ। ये देखो, ये होते हैं शंकुधारी वन और ये होते हैं हिमाच्छादित शंकुधारी वन। जैसे ही इनके ऊपर बर्फ पड़ेगी तो बर्फ ऐसे अपने आप फिसल कर नीचे आ जाएगी, जिससे इनकी पत्तियों को नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं घास स्थलों की। तो घास स्थल में पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, यानी वही बात है कि ये वन पृथ्वी हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई, तो इसके इस तरफ भी उग सकते हैं और इस तरफ भी उग सकते हैं, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई में बढ़ सकती है। यानी जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है वो निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है और भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उत्पन्न हो सकते हैं। और जो घास होती है उसकी ऊंचाई होती है 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई होती है घास की। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन और तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं शीतोष्ण घास स्थल की। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। यानी शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, यानी जहाँ पर सर्दी भी हो और ठंड भी गिरे। तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कंटीली झाड़ियाँ की। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ पर भी आपको झाड़ियाँ लगे और कंटीली लगे वो हमेशा शुष्क मैदान में ही या शुष्क प्रदेश में ही मिलेगा। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? तो भारत का अपना एक ही रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल, जो पश्चिमी राजस्थान में स्थित है और जिसका जो प्रसार हो रहा है उस प्रसार को अरावली पर्वतमाला रोकती है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर जो अपने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, जो रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तरित है। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे, ध्रुवीय प्रदेश मतलब ठंडे प्रदेशों में जाएंगे, तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है, यानी जो वहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, सूर्य की तिरछी किरणों के कारण बहुत ही कम समय के लिए वहाँ पर धूप निकलती है और उस कम समय में ही ये छोटी छोटी वनस्पतियाँ और झाड़ियाँ वहाँ पर विकसित हो जाती हैं और इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। नहीं, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति किसे कहते हैं? जो अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं ध्रुवीय प्रदेशों में। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर, मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। देखो, ये है वालरस, ऐसा होता है, ध्रुवीय भालू ऐसा होता है और सील ऐसी होती है। अब बताया गया है कि सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि व आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। अगर
सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्यजीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वे वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में अपर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी व फल व मेवे आदि नहीं मिल पाएंगे। फिर आगे बताया कि आप सलीमा के से सहमत हैं, अपने दोस्तों के साथ वनस्पति पर और प्राणी जगत पर चर्चा करें। अब देखो, ये सब हो गया, लेकिन एक अपना इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वाली चीज़ एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है ये सब, और अपने को याद रखना है। आप लोग बेशक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल और विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, यानी जो अपने घास स्थल होते हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, यानी जो शुष्क प्रदेशों में घास स्थल पाए जाते हैं, तो पूर्वी अफ्रीका में इनको बोला जाता है सवाना, ब्राजील में बोलते हैं इनको कंपोस, और वेनेजुएला में बोलते हैं लानोस। अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सवाना कौन से देश में पाया जाता है, तो पूर्वी अफ्रीका में। फिर बात करें कंपोज की, तो कंपोज अपना ब्राजील में मिलता है, लानोस वेनेजुएला में। अब बात करते हैं शीतोष्ण, यानी शीत प्लस उष्ण, जो ठंडा भी हो और थोड़ा सा गर्म वाले इलाके होते हैं, वहाँ वाले घास स्थल। अर्जेंटीना में मिलता है पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रियरीज, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में इनको डॉन बोला जाता है। यानी पैम्पास पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका में वेल्ड और मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। इन सब घास स्थलों को अपने को एकदम से रट लेना है और याद कर लेना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर अपना हो गया है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना है ज़रूर से। टेलीग्राम चैनल की बात करें तो टेलीग्राम चैनल का नाम है अपना ऐसे, अगर आप ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है संकलन क्लासेज, जिसमें सी कैपिटल में है, एस कैपिटल में है, ये आप सर्च करोगे तो इस प्रकार से आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन और पीडीएफ ज़रूर मिलेगी। और ये वाली वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।